Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट्स क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी बिल्कुल फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डीपीपीज। डीपीपीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? डीपीपीज होती हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने में। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जाकर आप वहां से ग्रैब कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स एंड कुछ कंडीशंस। कुछ कंडीशन क्या, एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है इसके अंदर। देखिए चलिए पढ़ लेते हैं पहले। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशंस हैं स्टूडेंट जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए नेसेसरी होती हैं? अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो वो जाकर मेरे प्रीवियस सेशन को विजिट करे। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आज हम एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि आप एक बात बताइए कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो होती है वो होती है कि CO2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का, और साथ में ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होता है। ये होता है फोटोसिंथेसिस। अब वो जो फोटोसिंथेसिस है, हमें ये कैसे पता चला कि CO2 और वाटर की ही रिएक्शन हो रही है आपस में? CO2 एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, या वाटर एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? तो ये चीज़ें किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट से निकल कर आई हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए। तो इन सब के लिए हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि सनलाइट जो है आपकी क्यों असेंशियल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं आज का मस्त सा सेशन। चलिए तो आते हैं स्टूडेंट्स। इट हैज़ बीन फाउंड, जैसे आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि अगर मैं एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को लिखूं, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस होता है कि जब आपका CO2 जो होता है, जो आपका CO2 होता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो वो बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है वो? ग्लूकोज, C6H12O6, एंड साथ में फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन गैस का। अब द क्वेश्चन इज दिस कि हमें ये कैसे पता चला कि मैम फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ही बनता है या फिर यूज़ होता है? तो इनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म किए गए होंगे, उन्हीं के थ्रू हमें ये चीज़ें पता चली हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, ये पूरी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। डन स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से आज ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ये सारी की सारी चीज़ों का ये कैसे पता चला कि यही चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट आज का जो हमारा रहने वाला है इस क्लास का, वो ये रहने वाला है कि सनलाइट कैसे असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमें ये कैसे पता चला कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये वाला रहने वाला है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। चलो, it has been found by experiments that the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water is necessary for the process of photosynthesis। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, बट हमें उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट या व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ CO2 एंड वाटर टू फॉर्म अ ग्लूकोज। दिस इज द मेन क्वेश्चन जो अराइज हुआ जिस टाइम पर इन सब चीज़ों की डिस्कवरी चल रही थी, जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस नया नया क्या आया था, सामने आया था। तो इन सब के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये चीज़ें पता चली कि हाँ, कि CO2 एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। और बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। तो आज आपको इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ भी पता चलेगी कि स्टार्च का फॉर्मेशन भी कैसे होता है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है, एंड अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो मैं आपको बैलेंस भी करके बता देती हूँ। देखिए वहाँ पे आप देखेंगे तो 6 कार्बन है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर 1 कार्बन है, तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आप देखेंगे वहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो आप इसको 12 कैसे बनाएंगे? 6 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर आपके हो गए पूरे 12। अब ऑक्सीजन देखिए, वहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए 6 और 6 2 12, 18 ऑक्सीजन है, बट वहाँ पर तो सिर्फ 6 हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 + 6 = 18।
डन, आगे बढ़ जाऊं मैं? ओके मैम बढ़ जाइए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट, please note that condition necessary for photosynthesis are also the condition necessary for autotrophic nutrition। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है मैम जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से ही बनाता है, हम उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फोटोसिंथेसिस भी क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू खाना बनाया जा रहा है। तो जो कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वही कंडीशन एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए भी हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वी विल नाउ डिस्क्राइब सम एक्सपेरिमेंट्स to show that sunlight, chlorophyll and carbon dioxide are necessary for photosynthesis। अब हम लोग ये देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 जो होती हैं वो नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बाय ग्रीन प्लांट्स। तो आज के एक्सपेरिमेंट्स में तो सिर्फ हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो दीज एक्सपेरिमेंट विल ऑल्सो शो दैट लीव्स फाइनली मेक स्टार्च एज अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जब आप इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर देंगे कि सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, CO2 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे आप एक और चीज़ साथ में प्रूव कर देंगे कि जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि जो रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनती है वो स्टार्च ही है और कुछ नहीं है। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लीजिए। क्या लेना है आपको? एक पॉटेड प्लांट लेना है। आइए, पॉटेड प्लांट का मतलब क्या होता है? एक प्लांट जो ऑलरेडी पॉट हुआ हुआ है। ठीक है, आप ले लेंगे ये। चलिए ले लिया अब आपने, उसके अंदर आप प्लांट लगा दीजिए। इसके अंदर आपने यहाँ पे ऐसे प्लांट लगा रखा है। तो लिया आपने पॉटेड प्लांट। ठीक है, डन। तो आपने क्या ले लिया? एक पॉटेड प्लांट ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप सनलाइट की टेस्टिंग भी करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट टू शो, ये एक्सपेरिमेंट किस चीज पर है? टू शो सनलाइट। हेडिंग लगा ली है ना नोटबुक में? लगा ली है ना हेडिंग आप लोगों ने? टू शो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटो सिंथेसिस। ये हेडिंग आपकी नोटबुक में लग जानी चाहिए। ये हेडिंग जल्दी से नोटबुक में लगा लीजिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को तो आप लोगों ने आई होप सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए, पॉटेड प्लांट ले लिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबसे पहले ये जो भी आपके पास प्लांट है इसमें ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा क्योंकि बाहर रखा हुआ होगा प्लांट। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर बना हुआ जो स्टार्च है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या दिखाना है? आपको ये सनलाइट इंपॉर्टेंट है ये भी पता कैसे चलेगा? जब स्टार्च बनेगा। मानते हो मेरी इस बात को? मान लो तुमने CO2 एंड वाटर भी प्रोवाइड करा दिया वहाँ पे, बट तुम ये पता करना चाहते हो सनलाइट इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको सबसे पहले स्टार्च को हटाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि स्टार्च की प्रेजेंस ही बताएगी कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्च को आप कैसे हटाएंगे उसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हाउ टू डी स्टार्च द लीफ। तो सबसे पहला स्टेप आएगा, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहला स्टेप आएगा टू डी स्टार्च द लीफ। डी स्टार्च द लीफ का मतलब है कि लीफ में से सारे का सारा स्टार्च खत्म करना है आप लोगों ने। तो आप क्या करेंगे? ये काम करने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस पॉटेड प्लांट को उठाना है और इसको ले जाकर एक डार्क रूम में रख देना है फॉर 3 to 4 days। क्या करना है? पुट दिस पॉटेड प्लांट in the
डार्क रूम फॉर 3 to 4 days। अब आप सोचेंगे मैम चलिए ठीक है, हम इसको डार्क रूम में रखकर आ जाएंगे, बट इससे होगा क्या? जब आप इसको डार्क रूम में लेकर जाएंगे तो इससे क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, जब आप इसको डार्क रूम में ले जाएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऐसे केस में हम लोग इसको डार्क रूम में जब ले जाएंगे तो जितना भी इसके पास स्टोर्ड स्टार्च होगा उसको ये यूज़ करेगा फॉर रेस्पिरेशन। वैन जब आप इस पॉटेड प्लांट को रूम में रखेंगे तो आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ऑलरेडी बना हुआ स्टार्च था लीव्स में वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगा। रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, तो प्लांट वही काम करेगा। प्लांट क्या करेगा? प्लांट यूज स्टोर्ड स्टार्च फॉर respiration in those 3 to 4 days। डन, यही काम करेगा वो, यही करेगा ना वो। इसके अलावा उसके पास ऑप्शन भी क्या है? फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म कर नहीं सकता क्योंकि सनलाइट वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। जब ये काम हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया कि 3-4 दिन तक क्यों रखना है आपको पॉटेड प्लांट को एक डार्क रूम में। इसलिए रखना है क्योंकि वो जो प्लांट के अंदर स्टोर्ड स्टार्च रहेगा स्टूडेंट्स, उसको जो मतलब कि प्लांट होगा वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेगा। रेस्पिरेशन में वो किस तरीके से यूज़ करेगा? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज थिंग कि मैम वो एटीपी बना लेगा, उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा, ऑक्सीजन यूज़ करेगा एंड यहाँ से बना लेगा वो एटीपी। ठीक है, वो एटीपी बना लेगा। अब फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता इन दोनों में। पहला समझ में आया आपको कि पहला आपको क्या करना है? टू डिस्चार्ज द लीफ। अब आपने इस तरीके से लीफ को डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज कर दिया, डन कर दिया। उसके बाद अब आप क्या करिए, अब आपने जैसे इसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, हाँ, तो एक लीफ मतलब कोई भी आप एक लीफ ले लीजिए, प्लक मत करिएगा आप उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा एज इट इज। ठीक है, अब आप प्लक ना करने करिएगा, उसको आप क्या करिएगा, उसको ना ऐसे एक एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देना। रुको, इट इज नॉट विजिबल। हाँ, एक एल्युमिनियम फॉइल लेना और उस लीफ को ऐसे कवर कर देना, कोई भी मिडिल पार्ट उसका, किसी भी लीफ का। इट मीन्स कि अगर मैं आपको थोड़ा ब्रॉड मतलब थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, देखिए जैसे ये लीफ है, आपको इस लीफ के मिडिल पार्ट पर आपको इस लीफ के मिडिल पार्ट को ऐसे कवर कर देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट्स? आपको इसके लीफ के मिडिल पार्ट को ऐसे कवर कर देना है। ठीक है, क्या करना है? कवर द मिडिल पार्ट ऑफ लीफ विद द हेल्प ऑफ या विद द एल्यूमिनियम फॉइल। उसका रीजन भी अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू आप इसको कवर कर दे। कर दिया आपने। पहले आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है। आपको क्या करना है, आप एक पॉटेड प्लांट लेना है, उस पॉटेड प्लांट को 3 से लेकर 4 दिन तक आपको एक डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में क्यों रखना है स्टूडेंट आपको? क्योंकि आप चाहते हैं कि उसका सारा का सारा स्टार्च खत्म हो जाए। क्योंकि स्टार्च खत्म करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सनलाइट जब पड़ेगी फोटोसिंथेसिस का पता करने के लिए, तो हमें फोटोसिंथेसिस का पता ही जब चलेगा जब स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। और अगर ऑलरेडी उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि सनलाइट असेंशियल है। तो इसके लिए जितना भी स्टोर्ड स्टार्च होगा उन 3-4 दिनों में उस डार्क रूम में प्लांट उसको रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेगा। डन। उसके बाद आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कर लिया, डिस्चार्ज कर लिया। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या किया, कवर द मिडिल पार्ट ऑफ अ लीफ विद एल्यूमिनियम फॉइल। क्यों करना है उसका रीजन भी तुम्हें अभी अभी समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता करना है सनलाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी आपको इसी से पता चलेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है मैम, आ जाइए। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने कवर कर दिया उसको।
एंड थर्ड स्टेप में उस लीफ को मतलब प्लग्ड लीफ, मतलब अनप्लग्ड लीफ है, अनप्लग्ड लीफ का मतलब क्या है, अभी वो उसके ही ऊपर है, पेड़ के ऊपर ही है। उसके बाद आप क्या करिए, उस प्लांट को लाइए उठाकर एंड उसको कहाँ पर रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए। किस में रख दीजिए, पुट दी potted plant in the sunlight for about 3 to 4 days। देन आप क्या करेंगे, उस जो पॉटेड प्लांट था आपका उसको आप लाइए उठाकर और कहाँ पे रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए फॉर 3 to 4 डेज। सबसे पहले आपने उसको डार्क रूम में रखा, आपको समझ में आ गया रीजन आपने उसको डार्क रूम में क्यों रखा, क्योंकि आप डी स्टार्च करना चाहते थे उसकी लीव्स को। उसके बाद आपने उसको कवर कर दिया, उसकी लीफ को, मिडिल पार्ट को एल्यूमिनियम फॉइल से। देन आपने उस प्लांट को उठाकर सनलाइट में रख दिया फॉर अबाउट 3 to 4 डेज। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब आपने कर लिया, आप देखो आपको पता ही है कि इन 3 to 4 डेज में उसने क्या करा होगा, इन 3 to 4 डेज में उसने दबा के फोटोसिंथेसिस करी होगी, दबा के, और दबा के उसने स्टार्च बनाया होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इन 3, पहले आप लिख लेंगे इन 3 to 4 डेज में क्या हुआ होगा, यहाँ पे सनलाइट यूज कर प्लांट ने काम करा होगा। बट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उस लीफ को आप प्लग कर लीजिए, प्लग मतलब तोड़ लीजिए, वो जो आपने मिडिल पार्ट जिसका कवर किया था उस लीफ को आप प्लग कर लीजिए, प्लग द लीफ, कौन सी लीफ, covered by aluminum foil from the प्लांट। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि अब आप शुरू करने जा रहे हैं स्टार्च टेस्टिंग उसकी। देखिए स्टार्च टेस्टिंग के बाद ही आपको पता चलेगा कि सनलाइट एसेंशियल होती है नहीं होती है। अब जैसे आपने उसको प्लग कर लिया, ठीक है, प्लग कर लिया, ओके डन। अब आप प्लग करने के बाद उसको क्या करेंगे, आप उसको ना एल्कोहल, एक बीकर लीजिएगा। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नहीं फोर्थ नहीं फिफ्थ, जैसे आप उसको प्लग करेंगे ना, देन रिमूव the aluminium foil from the middle part of a leaf। उस लीफ के मिडिल पार्ट पे से एल्यूमिनियम फॉइल को भी रिमूव कर देना, ठीक है, कर दोगे। उसके बाद अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फिफ्थ में, सॉरी फोर्थ नहीं फिफ्थ में, अब फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, उस लीफ को उठाइए और एक अल्कोहल, एक बीकर लीजिए और उसमें एक अल्कोहल लीजिए। क्या करना है आप लोगों ने, समझ में आना आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है और उसमें अल्कोहल डालनी है और उस लीफ को उसके अंदर डाल दीजिए। उसका रीजन अभी अभी बताऊंगी मैं, रुको जरा। चलो क्या करना है, एक बीकर लो, पहले लिख लेते हैं उसको, टेक अ बीकर, टेक अ बीकर, take a beaker, in which alcohol is present, then put the plugged leaf, plugged leaf जो हमने तोड़ी थी, then put the plugged leaf into the alcohol। अब आप उस प्लग्ड लीफ को अल्कोहल के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, यस मैम ले लिया हमने बीकर, उसके अंदर अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, ले लिया अल्कोहल। उस अल्कोहल में उस प्लग्ड लीफ को डाल देंगे, डाल दिया प्लग्ड लीफ को। ऐसा क्यों किया, उसका रीजन भी अभी समझ में आने वाला है तुम लोग को, ऐसा तुमने क्यों किया। ये थी हमारी प्लग्ड लीफ। देखिए स्टूडेंट्स, उसका करने का सबसे सिंपल रीजन क्या है, आप आयोडीन टेस्टिंग करने जा रहे हैं इसकी,
आयोडीन टेस्टिंग क्यों करी जाती है स्टूडेंट्स? आयोडीन टेस्टिंग करी जाती है स्टार्च के प्रेजेंस का पता लगाने के लिए। हम ये देखते हैं कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। हेलिकल का मतलब होता है ऐसा, अब ये दिखाऊंगी मैं तुम्हें कैसा होता है। उसमें आयोडीन जाके फंस जाता है और जिसकी वजह से हमें वो ब्लू से लेके ब्लैक कलर का एक कलर आ जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था। और स्टार्च का प्रेजेंस सनलाइट का प्रेजेंस भी बताती है। अब उसके साथ दिक्कत क्या आती है, देखिए ये जो क्लोरोफिल होगा, लीफ में क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल जो है वो आयोडीन टेस्टिंग में ज़्यादा हमारे साथ छेड़खानी करेगा। मतलब कि इसका ग्रीन कलर आयोडीन टेस्टिंग में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग क्लोरोफिल को हटा देना चाहते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? टेक अ बीकर एल्कोहल हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज we need to remove the chlorophyll from the leaf completely। पूरी तरीके से हमें क्लोरोफिल को रिमूव करना है, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स या फिर इट इंटरफेयर with iodine at the time of स्टार्च टेस्टिंग के टाइम पे क्या करेगा स्टूडेंट? ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देगा। इस वजह से हमें इसको हटाना पड़ेगा ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। ठीक है, समझ में आ गया तुम लोगों को ऐसा तुम लोगों ने क्यों करा है? ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप एक वाटर बाथ लेंगे। ठीक है, इतना ले लिया ना, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इतने का स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको क्या करना है? आपको लेना है एक वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या होता है? सब्र करो, बताती हूँ। ठीक है, अब देखो एक वाटर बाथ ले लो, वाटर बाथ, और इसमें ले लो वाटर। क्या ले लो इसके अंदर स्टूडेंट्स? वाटर ले लो। वाटर ले लिया आपने इसके अंदर। वाटर बाथ का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ अभी कि क्यों कर रहे हैं हम लोग वाटर बाथ। ले लिया आपने वाटर इसके अंदर। चलिए, अब आप उस बीकर को लीजिए, वो जो बीकर हमने लिया था अल्कोहल वाला, एंड उसको इसके अंदर रख दीजिए। इसके अंदर हमारी क्या क्या थी? अल्कोहल थी, एंड इसके अंदर हमारी लीफ भी प्रेजेंट थी। क्या थी? हमारी प्लग्ड लीफ भी इसके अंदर प्रेजेंट थी। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने अल्कोहल में लीफ को क्यों डाला है? आपने क्या करा? आपका कौन सा स्टेप है? कौन सा स्टेप है? ये है 6th स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? हमारा 6th स्टेप है। 6th स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने क्या किया? हमने लिया टेक अ वाटर बाथ, टेक अ वाटर बाथ and put the alcohol beaker in a water bath। ठीक है, कर लेंगे आप ये वाला काम। आप वाटर बाथ में उसको ले लीजिए, मतलब उस अल्कोहल बीकर को रख दीजिए। उसका रीज़न भी मैं आपको समझाती हूँ मैं क्यों ऐसा आपने क्यों करा। अब आपके दिमाग में आ रहा मैम ठीक है, वाटर बाथ ले लिया। वाटर बाथ क्या होता है स्टूडेंट? हम नीचे ऐसे फ्लेम देते हैं एंड उस पर पानी रखते हैं एक बीकर में, वो बड़ा होता है थोड़ा सा बीकर, एंड उसमें उसके अंदर हम पानी रख देते हैं।
अब उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाना है, कोई रिएक्शन आपके बड़े टेम्परेचर पर होनी है, तो उसके लिए हम लोग वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं। बट इस केस में हम एल्कोहल के लिए क्यों इस्तेमाल करें, देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज अब यहाँ पे बिकॉज के रीज़न बता रही हूँ। बिकॉज एल्कोहल जो होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है, इनफ्लेमेबल, मतलब कि फ्लेमेबल होती है नेचर में। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, वो एकदम से फायर को कैच कर लेती है, ठीक है। एल्कोहल जो होता है एकदम से फायर को कैच कर लेता है। तो अगर आपने डायरेक्टली एल्कोहल को फायर के कांटेक्ट में लाया, तो वो तो एकदम से क्या कैच कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो अल्कोहल के इस नेचर की वजह से हमें उसको वाटर बाथ देना पड़ता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि अल्कोहल उड़ जाए, क्या लेके, क्लोरोफिल को लेकर, हम ये चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस तरीके से अल्कोहल को उड़वाते हैं यहाँ से कि हमारा काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर जैसे ही ये फ्लेम दी, तो अब क्या होगा, इससे किस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब अल्कोहल को टेम्परेचर मिल रहा है ना, तो मतलब कि अल्कोहल को टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो जल्दी से इवापोरेट करेगा वहाँ से, और वो जितनी जल्दी इवापोरेट करेगा उसके ही साथ साथ क्या हो जाएगा, और जो आपका क्लोरोफिल है वो भी साथ में निकल जाएगा। ये हमारा सिंपल सा टारगेट होता है वाटर बाथ कराने का। तो समझ में आया आप लोगों को कि हमने वाटर बाथ यहाँ पे क्यों कराई है, क्योंकि मैम हम लोग यहाँ से अल्कोहल को हटाना चाहते हैं और अल्कोहल के साथ ही क्लोरोफिल जाएगा। बट हम डायरेक्ट अल्कोहल को फायर के कांटेक्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि अल्कोहल एकदम से फायर को कैच कर लेगा और वहाँ पर आग लग सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल कैचेस, वेट, alcohol catches fire in direct contact with flame, so we use water bath। तो आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई हो कि वाटर बाथ का इस्तेमाल क्यों करा गया है। अब आपने क्या करा, आपने कंप्लीटली पूरा का पूरा मान लीजिए क्लोरोफिल उड़वा दिया इसके पास से। अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें से लीफ को निकाल लीजिए, इस सोल्यूशन में से आप लीफ को निकाल लीजिए। चलिए ले लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पहले चाहे इसका ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आइए, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको क्या बोलते हैं, वाटर बाथ करा लिया ना आप लोगों ने। वाटर बाथ कराने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कौन सा स्टेप है, देखो पहले मैं स्टेप नंबर कौन सा, 7th स्टेप नंबर है 7th, ठीक है। अब आपको 7th स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, अच्छा आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, ले लो। अगर किसी स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट छूट गया हो तो जल्दी से ले लो, फिर 7 पॉइंट डिस्कस करती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने इसका, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए 7th स्टेप में आपको क्या करना है, आपने सब कुछ करा लिया। अब आप क्या करिए, रिमूव the leaf from the alcohol and washed it with water and क्यों कर रहे हैं हम लोग, पानी से उसको वॉश, क्योंकि एक तो अल्कोहल हट जाए वहाँ से, और दूसरा पॉइंट ना आप उसको बॉईल भी कर सकते हैं, निकाल के उस लीफ को बॉईल भी कर सकते हैं, जिससे सारा का सारा क्लोरोफिल वहाँ से निकल ही जाए, मतलब हमें चाहिए नहीं ज़रा सा भी। एंड वॉश्ड इट विद वाटर, या फिर आप उसको लिख सकते हैं एंड बॉईल इट विद इन वाटर टू सॉफ्टन द सेल वॉल of a leaf to make it more permeable, ये तो लिख दिया ना मैंने, make it more permeable,
for the iodine solution. अब आपने क्या करा स्टूडेंट, अब आपने उसको निकाल लिया लीफ को अल्कोहल सोल्यूशन में से, एंड आपने उसको वॉश करके वापस से थोड़ा सा बॉईल कर लिया, क्योंकि आपने क्या करा, बॉईल करने से क्या होता है स्टूडेंट, बॉईल करने से होता है कि जो लीफ की जो सेल वॉल है, मतलब लीफ में जो सेल्स हैं उसकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब कि सेल वॉल टूट जाएगी, बेसिकली सेल वॉल को तोड़ना है। अब जब सेल वॉल टूट जाएगी तो उसकी हेल्प से क्या होगा, आयोडीन सोल्यूशन आराम से वहाँ पे जा सकता है, मतलब कि वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगा आयोडीन के लिए, आयोडीन आराम से उसके अंदर जा सकता है। परमिएबल क्या होता है स्टूडेंट, कि आपने किसी चीज़ की आसानी बना दी है, वहाँ से जाने की जगह आपने अच्छे से कर दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने काम कर लिया, अब आपको पूरी तरीके से क्लोरोफिल हटा देना, ज़रा सा भी क्लोरोफिल नहीं बचना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है दिमाग में। फिर आते हैं 8th स्टेप में। अब आपको 8th स्टेप में क्या करना है, 8th स्टेप में आप क्या करेंगे, 8th स्टेप में आपको एक चाइना डिश लेनी है। क्या लेनी है, चाइना डिश लो, चाइना डिश क्या नहीं, सॉरी पेट्री डिश लो। ये पेट्री डिश लग रही है तुम्हें कहीं से, ठीक है, पेट्री डिश लिया आपने, और उस पेट्री डिश में आपको लीफ को डालना है। कहाँ, क्या रख दीजिए, इसके अंदर लीफ रख दीजिए। लीफ ऑलरेडी पेल हो चुकी होगी क्योंकि आपने सारा क्लोरोफिल निकाल दिया, तो पेल लीफ होगी, पेल मतलब के बहुत लाइट सी होगी कलर में, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसे, क्योंकि आपने इसके अंदर सारा क्लोरोफिल भी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये क्या होगी, ये पेल लीफ है, पेल लीफ मतलब कि जिसका कलर बहुत ज़्यादा क्या पड़ गया है, मतलब हल्का पड़ गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके ऊपर आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। व्हेन यू पुट द आयोडीन सोल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने इसमें क्या करा, इस स्टेप में आपने क्या करा, पुट दी प्लग्ड लीफ, जिसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल, in a petri dish and put the iodine solution over the leaf, ये काम आप करेंगे, आप इसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन भी डालेंगे, ठीक है। ये मैं ऐसे दिखा रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें विजिबल होगा। आयोडीन सोल्यूशन आपने डाल दिया। अब उसके बाद क्या होगा, डाल दिया आपने, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है, वहाँ बढ़ जाइए, चलिए ले लिया ना, ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, कौन सा नंबर का स्टेप था वो, ये भूल जाती हूँ बार बार, 9th स्टेप देखिए आपको क्या करना है। अब 9th स्टेप में आपको क्या करना है, आपने सब काम कर लिया, आपने आयोडीन सोल्यूशन उसको ऊपर डाला। जैसे आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ होगा क्या। वहाँ पर ये होगा स्टूडेंट कि जो स्टार्च होगा, देखिए लीफ क्या थी, वो लीफ ये थी, पेल सी हो गई थी, पेल लीफ है, ठीक है, लीफ थी पेल। बट जैसे आपने उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे ना, तो देखो क्या होगा यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो लीफ है ना, ये ब्लू टू ब्लैक हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर ये ऐसे, ये भी ऐसे कुछ टर्न हो जाएगा ब्लू से कलर का, एंड आगे भी ऐसे यहाँ पे ये टर्न हो जाएगा। बट यू विल नोटिस वन थिंग ऑल्सो, कि बीच में से ऐसा कुछ नहीं होगा, बीच में कोई चेंज ही नहीं आएगा कलर में। क्या बोली मैं, देयर इज नो चेंज इन
देयर इज नो चेंज इन कलर एट मिडिल पार्ट, एट मिडिल पार्ट. सो व्हाई इट इज हैपेंड, दिस क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड ऑल्सो. देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो सेल वॉल होती है, स्टार्च का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है. अगर मैं तुम्हें स्टार्च का स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना, ऐसा होता है कि हेलिकल फॉर्म होती है स्टार्च के स्ट्रक्चर की, ऐसे हेलिक्स. तो जब आप आयोडीन डालते हैं ना, तो आयोडीन ना यहाँ पे बीच में फंस जाता है. आयोडीन ऐसे यहाँ पे बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से आपको आयोडीन डालते ही जो स्टार्च के प्रेजेंस आपको पता चल जाती है कि जब वो फंस जाएगा तो वो ब्लैक से ब्लू कलर दे देगा. ये काम हुआ. बट ऐसा मिडिल पार्ट में नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ ऐसा मिडिल पार्ट में, अब आप ये सोचिए ज़रा. यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है, एक्सपेरिमेंट का पूरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है यहाँ से कि ऐसा क्यों हुआ कि मिडिल पार्ट पर कोई चेंज हमें नहीं नज़र आया. उसका होने का मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ स्टूडेंट्स. कि देखिए आपने इसको क्या करा था, आपने इसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर रखा था आपने एल्यूमिनियम फॉइल से इसको कवर. जब आपने इसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर रखा था तो आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपने उसको सनलाइट में रखा. कवर करने के बाद आपने उसको सनलाइट में रखा. तो यहाँ पर मतलब कि मैम इस एरिया में सनलाइट नहीं पड़ी थी. तो अगर यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ी थी मैम, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस भी नहीं हुआ था. और इस आयोडीन टेस्ट के बाद अगर यहाँ पर ब्लू से ब्लैक कलर नहीं आया, इसका मतलब हमें ये पता चलता है मैम कि अगर कहीं पर सनलाइट एब्सेंट है तो वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा. और इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी. तो एट द एंड आपको ये चीज़ पता चलती है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस बिकॉज स्टार्च फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मिडिल पार्ट में देयर इज अ नो चेंज इन कलर एट मिडिल पार्ट बिकॉज we have covered it that part with aluminium foil. वेट एक मिनट को देखो भाई, अब क्या लिख रही थी मैं यहाँ पे, हाँ एल्यूमिनियम फॉइल, क्योंकि हमने उस मिडिल पार्ट को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया था. ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ी होगी. सो दैट was not lie at that part. अब जब उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ी तो मतलब कि वहाँ पर स्टार्च भी नहीं बना. तो इससे यही चीज़ पता चलती है, मतलब कि अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अगर मैं यहाँ से इसका कंक्लूजन निकालूं तो मुझे क्या कंक्लूजन नजर आ रहा है, देखिए अगर मैं पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालूं तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैम सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स जो होती हैं वो स्टार्च बनाती हैं एज अ फूड फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या समझ में आता है मुझे कंक्लूजन में, सनलाइट इज नेसेसरी. रुको यार एक मिनट, is necessary for photosynthesis and leaves make starch as a food in photosynthesis. तो दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट से हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंक्लूड किया कि मैम सनलाइट एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा, और जो हमारी स्टार्च जो होता है वो एज अ फूड की फॉर्म में बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फोटोसिंथेसिस. समझ में आ गया पूरा एक्सपेरिमेंट? अगर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको वापस इसको पढ़ा देती हूँ. चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट. कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी मेहनत से पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है. तो आइए चलिए भाई देखते हैं. तो एक्सपेरिमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से.
द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च एज फूड। तो जो एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस का वो डिपेंड करता है कि वो ग्रीन लीफ स्टार्च बना रही है या फिर नहीं बना रही है। एज दैट स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना अपने पास कि स्टार्च जो होता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर का मतलब एक कंपाउंड देता है आपको। ऑल द प्लांट्स हैव अ स्टार्च इन देयर ग्रीन लीव्स। हर प्लांट के पास मतलब हर प्लांट की ग्रीन लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है। सो बिफोर वी कैन यूज अ प्लांट, अगर हम किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने जा रहे हैं तो हमें उस स्टार्च को वहां से रिमूव कराना होगा। बिफोर वी कैन यूज अ प्लांट इन अ फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट द इनिशियल स्टार्च प्रेजेंट इन इट्स लीव मस्ट बी रिमूव्ड। ये इसलिए ही हमने क्या करा था उसको 3 से लेकर 4 दिन तक के लिए उसको एक बंद कमरे में रखा था। याद आ रही हैं सारी चीजें? यस मैम याद आ रही हैं। चलिए, इन अदर वर्ड्स वी शुड डिस्टार्च द लीव्स ऑफ अ प्लांट बिफोर यूजिंग इट इन अ फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट आर डिस्टार्च बाय कीपिंग दिस प्लांट इन अ कंप्लीटली डार्क प्लेस इन अ रूम फॉर एटलीस्ट 3 days। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप किसी का भी स्टार्च हटाना चाहते हैं, स्टार्च करना चाहते हैं उस लीफ को, तो आप उस लीफ को 3 से लेकर 4 दिन तक के लिए कंप्लीटली किसी एक सेपरेट रूम में रख दीजिए। ओके डन, आगे आ जाए। अब हमने देखा था व्हेन अ प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क रूम, जब एक प्लांट को आप डार्क प्लेस में रखेंगे तो इट कैन नॉट मेक मोर स्टार्च। अब वो स्टार्च नहीं बना पाएगा क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं है। बाय फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर इज अ नो सनलाइट, क्योंकि सनलाइट वहाँ पर एब्सेंट है। So the plant kept in dark place uses the starch already stored in its leaves during respiration। तो जो already present starch उसकी leaves में होगा वो उसको respiration के लिए use कर लेगा। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? अब तो मैम ऐसे चमक रहा है, मतलब पूरा आप जो पढ़ा रही है मजा आ रहा है पढ़ने में। देखिए फिर the plant will use all of the starch stored in its leaf about 3 days। अब वो 3 दिन तक वो सारा का सारा starch use कर जाएगा। सो आफ्टर अबाउट 3 days, जब 3 दिन हो जाएंगे, द प्लांट लीव्स विल नॉट हैव एनी स्टार्च। अब प्लांट लीव्स के पास कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं होने वाला है एंड वी से दैट लीव्स हैव बीन डिस्चार्ज। और हम ये बोल सकते हैं कि लीव्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुकी है। This plant with de-starched leaves can now be used in the photosynthesis experiment। अब ये जो de-starched leaf है, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं for the photosynthesis experiment in which you are going to tell that sunlight is essential for the photosynthesis। Done। आ जाएं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखिए आपको क्या करना है, we take a potted plant having a green leaves and place in a completely dark place for about 3 days to de-starch its leaf। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट द लीव्स डू नॉट हैव एनी स्टार्च इन दैम। तो अब बिगिनिंग में मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट को मतलब आपने लीफ को डिस्टार्च कर दिया, अब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो एक्सपेरिमेंट जब आपने शुरू किया अब उसके पास कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है लीव्स के पास। नेक्स्ट टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। अब आपको क्या लेना है, एल्यूमिनियम फॉइल की थिन स्ट्रिप लेनी है और ब्लैक पेपर, कुछ भी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर ले लीजिए या फिर थिन स्ट्रिप ले लीजिए एंड रैप इट इन द सेंटर ऑफ वन लीफ। और किसी भी एक लीफ के सेंटर में मिडिल पार्ट में उसको रैप कर दीजिए ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड से, एक साइड से नहीं दोनों साइड से। वाइल द लीफ इज स्टिल अटैच टू द प्लांट, जब मतलब लीफ प्लांट पे ही रहनी चाहिए, ऐसे हटानी नहीं है क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस कराना है उसके अंदर। सी इन फिगर ए, देखिए ये वाली फिगर देखिए आप, वही है। हमने यहाँ पे प्लांट लिया था, पॉटेड प्लांट लिया था स्टूडेंट्स, ये लिया पॉटेड प्लांट, ये पॉटेड प्लांट लिया, उस पर एक लीफ थी, उसको से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लिया पार्ट ऑफ अ लीफ, और जितना और बचा हुआ पार्ट है वो सनलाइट के लिए एक्सपोज होगा, बट ये एक्सपोज नहीं होगा। पॉटेड प्लांट हैविंग अ ग्रीन लीव्स, ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट आपको? आगे बढ़ जाऊँ। द एल्यूमिनियम फॉइल शुड बी फिक्स टाइटली टू द लीफ बाय यूजिंग अ पेपर क्लिप्स। अब आप उसको अच्छे से पेपर क्लिप से रोक दीजिए क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करना है अच्छे से, सो दैट सनलाइट मे नॉट एंटर इट फ्रॉम द साइड्स। तो साइड से भी सनलाइट एंट्री नहीं लेनी चाहिए कि थोड़ी सी भी सनलाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। एल्यूमिनियम फॉइल शुड कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ लीफ। अब एल्यूमिनियम फॉइल जो है, जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट में देख भी पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसने लीफ के थोड़े ही पार्ट को कवर कर रखा है और पूरी की पूरी लीफ एक्सपोज्ड है सनलाइट में। समझ में आ गया वाला पॉइंट? देखिए दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ लीफ रिमेन अनकवर्ड एंड एक्सपोज टू सनलाइट। जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव कवर्ड द सेंटर पार्ट ऑफ अ लीफ विद एल्यूमिनियम फॉइल सो दैट सनलाइट मे नॉट फॉल ऑन दिस कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। हमने सेंटर पार्ट को इसलिए कवर करा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस पार्ट पर सनलाइट पड़े। स्पेसिफिकली हम सेंटर पार्ट लेने का कोई वो नहीं है, हमने सिर्फ बीच वाले को इसलिए लिया क्योंकि वो इजीली हम देख पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट, कीप दिस पॉटेड प्लांट इन अ ब्राइट सनशाइन। अब आप इसको जो पार्शियली कवर्ड लीफ है उसी के साथ इसको उठाकर सन में रख दीजिए फॉर 3 to 4 days। अब आपको क्या करना है, वापस से इसको 3-4 दिनों के लिए सनलाइट में रख देना है। रख देंगे आप, ठीक है, आ जाइए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लक द पार्शियली कवर्ड लीफ। वेट,
प्लग द पार्शियली कवर्ड लीफ, अब प्लक मतलब तोड़ लीजिए उस पार्शियली कवर्ड लीफ को 3 से लेके 4 दिन बाद, फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव इट्स एल्यूमिनियम फॉइल, और उसके एल्यूमिनियम फॉइल को भी रिमूव कर दीजिए। इमर्स दिस लीफ इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर फ्यू आवर्स, अब आप इसको बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग वाटर में रख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगी स्टूडेंट के जो आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आयोडीन का सोल्यूशन इजीली परमिएबल हो जाएगा, मतलब आयोडीन इजीली अब अंदर जा सकता है। याद रखना क्यों करा है, दिस विल ब्रेक द मेम्ब्रेन ऑफ लीव्स एंड मेक द लीफ परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन so that it may reach the starch present inside the leaf cell. This leaf is not to be tested for the presence of starch, but before testing करने से पहले आपको सारा का सारे क्लोरोफिल को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द लीफ। दिस इज बिकॉज क्लोरोफिल इंटरफेयर करेगा आयोडीन टेस्टिंग में, स्टार्च ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। डन, आगे आ जाऊँ मैं। ओके, नेक्स्ट, पुट द प्लग्ड लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग सम एल्कोहल। आप एक प्लग्ड लीफ को एक बीकर में रखिए जिसमें कुछ एल्कोहल प्रेजेंट हो, फिर उस बीकर को प्लेस कर दीजिए कंटेनिंग उस एल्कोहल में। प्लेस अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल एंड लीफ इन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ का मैंने पूरा का पूरा आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, कि एल्कोहल कैसी है स्टूडेंट, वो फायर कैच कर लेगी। तो अभी पढ़ाती हूँ, देखो, ए वाटर बाथ कैन बी बिगर बीकर कंटेनिंग वाटर। अभी देखो इस फिगर के अंदर देखो, यहाँ पर आपने वाटर बाथ बनाया हुआ है एक, और इसमें आपने उस बीकर को रख दिया है जिसमें आपके पास एल्कोहल एंड लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, और नीचे आपने आग लगा दी है। अब वाटर बाथ इज बीइंग यूज्ड हियर फॉर हीटिंग एल्कोहल बिकॉज एल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड, सो इफ एल्कोहल इज हीटेड डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम दैन इट विल कैच फायर एट वंस। अगर आप डायरेक्टली, अब मैंने आपको बताया एल्कोहल इनफ्लेमेबल है, बहुत तगड़ा, आप जैसे ही उसको लेकर आएंगे कैसे डायरेक्ट बर्नर के कॉन्टैक्ट में या फिर फायर के कॉन्टैक्ट में, तो एकदम से फायर कैच कर लेगा, ठीक है, और वहाँ पे आग लग सकती है। Heat the water in the bigger beaker, then the alcohol in the smaller beaker will also get heated. अब आप क्या करेंगे, अब आप अल्कोहल को हीट कर लेंगे, पानी गर्म होगा, पानी के टेम्परेचर की वजह से बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड अल्कोहल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और वो बॉईल करना शुरू कर देगा। अब वो जो बॉइलिंग अल्कोहल है वो ईजिली निकल जाएगा वहाँ से, और वहाँ से क्लोरोफिल को भी साथ में लेकर निकल जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? डन, आगे बढ़ जाऊँ मैं? ओके मैम, आ जाइए आगे। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, बॉयल द ग्रीन लीफ इन अल्कोहल टिल इट्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज रिमूव। अब आपको उस ग्रीन पिगमेंट को, मतलब कि उस लीफ को जब तक बॉयल करना है उस अल्कोहल में, जब तक सारा का सारा ग्रीन कलर लीफ का ना उड़ जाए। द लीफ विल नाउ बिकम ऑलमोस्ट कलरलेस और पेल, मतलब वही पेल मतलब कि हल्का, बहुत हल्का, मतलब सारा क्लोरोफिल उड़ जाएगा। रिमूव द कलरलेस लीफ, अब उस कलरलेस लीफ को वहाँ से रिमूव कर दीजिए फ्रॉम एल्कोहल एंड वॉश इट थ्रूली। अब आप उसको धो लीजिए विद हॉट वाटर, मैंने आपको बताया था, टू सॉफ्टन इट, उसको सॉफ्ट करने के लिए, एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल विच मे बी स्टिकिंग टू इट, और सारा एल्कोहल को, मतलब वो सॉरी एल्कोहल कर रही हूँ, क्लोरोफिल को रिमूव कर दीजिए वहाँ से। अब उस कलरलेस लीफ को, प्लेस द कलरलेस लीफ इन अ पेट्री डिश। अब पेट्री डिश में आप उसको रख लीजिए जैसे इस तरीके से, ये एक पेट्री डिश है और उसमें आपने उस पेल लीफ को रख लिया है, डीकलराइज लीफ को रख लिया है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। अब आप क्या करिए, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए ड्रॉपर की हेल्प से, जैसे इसमें डालता हुआ आपको दिखेगा नेक्स्ट पेज में। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए कि आपने उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो मिडिल पार्ट है, जैसे आप इसके अंदर नोटिस कर पा रहे होंगे कि मिडिल पार्ट में कोई भी कलर नहीं आया, नो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि स्टार्च ही एब्सेंट था यहाँ पे, और दोनों ही साइड पे पीछे की तरफ और आगे की तरफ आपको ब्लैक ब्लू कलर दिखा क्योंकि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्टार्च कैसे आयोडीन के साथ टेस्टिंग देता है, क्यों आयोडीन कलर देता है स्टार्च के साथ। The middle part of a leaf which was covered with aluminum foil does not turn blue black on adding iodine solution, showing that no starch is present in the middle part of the leaf. This is because sunlight could not reach the covered middle part of the leaf, due to which the covered middle part of leaf could not do photosynthesis to make a starch. ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, वहाँ पे कोई कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पर मैम एल्यूमिनियम फॉइल थी जिसकी वजह से लीफ पूरी तरीके से कवर थी, एंड लीफ के कवर होने की वजह से वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ी, एंड सनलाइट ना पड़ने की वजह से वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इस समय ये पता चलता है कि मैम मिडिल पार्ट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं हुई। The uncovered part of a leaf which was exposed to sunlight turns blue-black on adding iodine solution, showing that starch is present in this part of leaf. This means that the part of leaf which was exposed to sunlight could do photosynthesis to make a starch. It means कि मैम जो उसका uncovered part था, जो exposed part था, जो sunlight के लिए exposed हो रहा था, उसने photosynthesis को perform किया वहाँ पे, क्योंकि हमें starch की presence दिखाई दी। आगे बढ़ जाऊँ, समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट? अब तो यूँ रट गया होगा ना तुम लोगों को।
Since the part of a leaf which was covered and hidden from sunlight does not contain starch, but the part of a leaf which was exposed to sunlight contained starch. इससे हमें ये पता चलता है कि जो exposed part था उस पर starch था इसलिए वो blue black में convert हुआ, but middle part में starch नहीं था इसलिए वो uncolored ही रह गया. Therefore we conclude that, तो इससे हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो सनलाइट जो होता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है, टू मेक अ फूड लाइक अ स्टार्च. फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी एक्चुअली गेट टू कंक्लूजन्स दैट, हमें दो कंक्लूजन मिलते हैं. एक तो सनलाइट नेसेसरी होती है और दूसरा पॉइंट कि जो लीव्स होती हैं वो स्टार्च बनाती हैं एज अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस. समझ में आ गया पूरा एक्सपेरिमेंट? क्या आप लोगों को पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया? क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए. ठीक है, चलिए. तो इसी के साथ समराइज आपको क्या कराना है? समराइज मैंने आपको पूरा कराई दिया. एक बार फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार आपको कुछ ऐसे बता देती हूँ मुँह से बोल के, क्योंकि लिखने का मैंने सारा काम आप लोगों को करा दिया और स्क्रीनशॉट भी मैं अभी दिलवा दूँगी आप लोगों को. स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए और उस पॉटेड प्लांट को लेने के बाद आप उसको सनलाइट में ना रखकर एक कवर, रुको सुनो, आप एक पॉटेड प्लांट लो और पॉटेड प्लांट को लेकर एक डार्क रूम में रख दो. क्यों रखना है आपको? क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस का पता करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट होती है या नहीं होती है. अब ये बात आपको सिंपल सी बात है जब ये पता चलेगी जब आपको स्टार्च बनता हुआ वहाँ पे नजर आएगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है. ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, उसको 3 से लेकर 4 दिन तक एक बंद कमरे में रखना है, डार्क रूम में जहाँ पे कोई लाइट ना जा रही हो. उससे क्या होगा, उससे स्टार्च मतलब फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म ही नहीं होगी क्योंकि सनलाइट एब्सेंट है वहाँ पे. तो स्टार्च जितना भी प्लांट में पहले से था बना हुआ वो प्लांट रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेगा. डन. उसके बाद सारा का सारा स्टार्च यूज़ हो जाएगा. उसके यूज़ होने के बाद जैसे वो यूज़ हो जाएगा आप उसको हटा दीजिए वहाँ से. एंड आप क्या करिए, उसमें एक लीफ पर, किसी भी एक लीफ पर उसके मिडिल पार्ट को, उस लीफ के मिडिल पार्ट को एल्यूमिनियम फॉइल या फिर ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए. एंड उस प्लांट को उठाकर रख दीजिए सनलाइट में. और सनलाइट में रखिए कम से कम 3 से लेकर 4 दिन तक, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेगा. उसके बाद आप उस लीफ को प्लग कर लीजिए जिसके आपने मिडिल पार्ट को एल्यूमिनियम फॉइल या फिर ब्लैक पेपर से कवर किया था. उसके बाद जैसे ही आप ये वाला काम करेंगे आप उसको क्या करिए, आप उसको हॉट वाटर में डाल दीजिए. हॉट वाटर में डालने से क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर उसका जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी जिससे आयोडीन ईजिली अंदर जा सके सेल के. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप उसका आयोडीन टेस्टिंग ऐसे नहीं कर सकते, स्टार्च टेस्टिंग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अभी क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरोफिल जो होता है स्टार्च टेस्टिंग के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, इसलिए आपको सारे के सारे क्लोरोफिल को वहाँ से हटाना पड़ेगा. अब आप जब क्लोरोफिल को वहाँ से रिमूव कर देंगे स्टूडेंट्स, जैसे आप क्लोरोफिल को वहाँ से रिमूव करेंगे आप कैसे करेंगे, पहले पॉइंट तो आप एक बीकर लेना है, उसमें आप एल्कोहल डालेंगे. एल्कोहल डालने के बाद आप उसमें लीफ को डालेंगे. अब जब आप उसके अंदर लीफ को डाल देंगे और उसको एक वाटर बाथ देंगे, वाटर बाथ से क्या होगा स्टूडेंट कि अल्कोहल बॉईल करने लगेगा. अल्कोहल हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ला सकते क्योंकि अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है, इसलिए हमें उसको वाटर बाथ देनी पड़ेगी. अब उससे क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा. उसके बाद अल्कोहल वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा तो वो क्लोरोफिल को साथ में लेकर निकलेगा. अब जब सारा का सारा क्लोरोफिल मतलब वो जो लीफ का कलर है बिल्कुल हल्का फीका ना हो जाए, जब तक आपको लीफ को नहीं निकालना है, बॉईल करते रहना है. अब जैसे ही लीफ का कलर बिल्कुल फीका हो जाएगा आपको लीफ को वहाँ से निकाल लेना है एंड उसके बाद उसको हॉट वाटर से धो देना है. जिससे अगर कोई मतलब सेल वॉल वगैरह कुछ हुआ हो तो वो वहाँ से मतलब सेल वॉल को और ब्रेक करने के लिए. उसके बाद उसको पूरी तरीके से अगर थोड़ा सा भी क्लोरोफिल बचा हो उसको रिमूव कर लो अच्छे से. उसके बाद एक पेट्री डिश लो और उसमें क्या रखो, लीफ को रखो और उसके ऊपर एक आयोडीन सोल्यूशन डालो. आयोडीन सोल्यूशन जैसे ही डालोगे जो एक्सपोज पार्ट था वो ब्लू टू ब्लैक टर्न हो जाएगा और बीच वाला पार्ट अनकलर्ड रह जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपने एल्यूमिनियम फॉइल को लगाया था और वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी थी. इससे आपको ये पता चलता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही स्टार्च बना है. तो एट द एंड कंक्लूजन इज दिस कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च मेड एज अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस. समझ में आ गया पूरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट भी दिलवाती हूँ जो मैंने खुद से हैंड से लिखे हुए थे. चलो ये तो कंक्लूजन था, ले लो इसका स्क्रीनशॉट. रुको अब मैं ज़रा 1 to 3 पेज पर आ जाऊँ. देखो फर्स्ट पेज सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट डन. 6th 7th तो ये नहीं होना चाहिए. रुको 7th नेक्स्ट
नेक्स्ट, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, रोक रोक के लो स्क्रीनशॉट इनके, ठीक है, ले लिया आपने इसके स्क्रीनशॉट सबके। तो इसी के साथ मैं पूरे के पूरे सेशन को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी आपको समझाने की कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है अच्छे से तो भाई रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जब रेड हार्ट कमेंट कर देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छा कॉन्टेंट लेकर आने के लिए नेक्स्ट सेशंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि CO2 क्यों इंपॉर्टेंट होता है एंड और क्या बचा है आप लोगों का, वाटर क्यों नेसेसरी होता है, नहीं क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी होता है सनलाइट के लिए। तो इनके लिए भी अलग अलग सेशंस आएंगे, तो भाई बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर मेरे साथ। और दूसरा पॉइंट, हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉप कोर्सेज, जिसके अंदर अगर आप CBSE बोर्ड से आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको वहाँ से जाकर जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो अस ऑन थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब पर तो आपने हमें फॉलो कर ही रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करेंगे तो आप हम तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।